आज के इस लेसन में मैं आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड का सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2022 का पेपर सॉल्व करूंगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी के 50 एमसीक्यूज है उसका उनको सॉल्व करूंगा और आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इससे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, द डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ PbCl4 एट रूम टेम्परेचर R। PbCl4 को जब हम डीकम्पोज करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है? हमें जो प्रोडक्ट मिलती है PbCl2 और Cl2 प्रोडक्ट मिलती हैं। इसका रीज़न ये है, PbCl4 में Pb की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 क्लोरीन की वजह से +4 है। और ये रेडिली एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि है जिसमें यानी कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कन्वर्ट होना चाहता है। तो जैसे इसको मौका मिलता है तो ये +4 से +2 में चला जाता है और PbCl2 प्रोडक्ट हमें मिलती है। अच्छा, अब इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। वो ये है कि पीबी बिलोंग्स करता है ग्रुप 14 से, या ओल्ड मेथड के हिसाब से ग्रुप ग्रुप 4A से ताल्लुक है। ग्रुप 4A या 14 के जो एलिमेंट में पहला एलिमेंट है कार्बन, फिर सिलिकॉन, और अगर मैं सेकंड लास्ट की बात करूं, सेकंड लास्ट एलिमेंट इस ग्रुप का है पीबी। इस पूरे ग्रुप की दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक है +4 और दूसरी है +2। अच्छा, जो कार्बन और सिलिकॉन है ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं +4, जबकि पीबी जो है ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है +2। अच्छा, अब कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देता है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें C6, जो कि इसका एटॉमिक नंबर है, वो होती है 1s2। फिर हमारा आता है 2s1, सॉरी 2s2 होता है ग्राउंड स्टेट में। फिर आता है 2px1, 2py1, और 2pz होता है जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। लेकिन थोड़ी सी एनर्जी हासिल करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन आपका 2s में है, 2s का इलेक्ट्रॉन बेसिकली जंप करके 2pz में चला जाता है। अच्छा, और ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होके जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज, हमने हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक भी बड़ा डिटेल में पढ़ा होगा। तो हाइब्रिडाइज होके चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं सॉरी। उस पे कार्बन जो है वो +4 या 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा, जबकि ये इसका मेन रीजन यही है कि इसमें जो 2s शेल कह लें, सब शेल कह लें जिसको, वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है इन 2p ऑर्बिटल्स के साथ, और ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। जबकि पीबी में हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं होती। पीबी की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, मैं डायरेक्टली इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। उसकी वैलेंस शेल हमारा होता है 6s2। उसके बाद आता है हमारा 4f14, और फिर उसके बाद आता है 5d10, और 5d10 के बाद जो हमारा शेल सब शेल आता है, फिर आता है 6p2। अब इतने बड़े गैप होने की वजह से ये जो 6s के दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन किसी भी रिस्पेक्ट से 6p के इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल के 4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाते नॉर्मल कंडीशंस पे। और नॉर्मली इन दो इलेक्ट्रॉन्स को हम इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्शन में हिस्सा लेना ही नहीं चाहते हैं। और इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं लेड के पास। तो लेड हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये मेन वजह है कि लेड हमें +2 ऑक्सीजन स्टेट देता है। हाँ, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हो तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा। फिर जो है कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा लेड। लेकिन रीज़न वही है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत अनस्टेबल है। तो ये बस आपको एक्सप्लेन करने का पर्पज़ यही था कि ग्रुप 4 या ग्रुप 14 से अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बने तो आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपके काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इन द पीरियड 3, थर्ड यानी कि थर्ड पीरियड इज।
तो अगर हम इन सारे ऑप्शन में देखें, सोडियम के बाद पीरियड 3 में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चारों ऑप्शन में हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि एक तो वो मेटल हो, नंबर वन, नंबर टू उसके बाद उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाद एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में। तो नॉर्मली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। मैग्नीशियम के पास दो होते हैं, एल्युमिनियम के पास तीन होते हैं, और सिलिकॉन इसी ट्रेंड में अगर चलें तो फोर होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं कि सिलिकॉन हमारा मेटल नहीं है, ये मेटलॉइड है या सेमीकंडक्टर है। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर होने का मतलब यह है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं होते, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसके बाद कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होंगे। तो ये मेटल की कैटेगरी में वैसे भी नहीं आएगा। तो इस रिस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो हमारा जो एल्युमिनियम है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम, और फिर अगर हम यहाँ पर ट्रेंड देखें तो हमें ऑप्शन सी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि एल्युमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये सिलिकॉन से भी ज़्यादा है, मैग्नीशियम से भी ज़्यादा है और सोडियम से भी ज़्यादा है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट इज रिटन एज। अच्छा, पहले हम एक बात क्लियर कर लें कि क्लोरीन का और वाटर का रिएक्शन होता क्या है विदाउट लाइट। ये हमारे पास इसका विदाउट लाइट रिएक्शन है, जो पहला रिएक्शन बेसिकली बना हुआ है ये विदाउट लाइट है। डायरेक्टली चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसमें सिंपल वाटर आयनाइज होके H+ आयन और OH नेगेटिव आयन मिलता बनता है। और ये H+ आयन जब Cl आयन से मिलेगा तो HCl बनाएगा, और HOCl बनेगा जब हमारा OH नेगेटिव आयन Cl आयन से कंबाइन होगा। लेकिन ये विदाउट लाइट है। इसमें हमारे पास जो ये जो HOCl है, ये HOCl को अगर जैसे ही लाइट मिलती है तो होमोलाइटिकली इसमें से एटॉमिक ऑक्सीजन अलग हो जाती है और बनाती है HCl, और हमें एक एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, इस रिस्पेक्ट से HCl हमारे पास पहले भी HCl आ चुका था, एक HCl और आ गया। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है, या इस रिएक्शन को मुझे दोबारा लिखना चाहिए कि Cl2 + H2O, एरो डाल देता हूं मैं, ये हमारा HCl हो गया, एक और HCl मिला, और फिर एक हमें एटॉमिक ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ? जब आप सनलाइट आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि एटॉमिक ऑक्सीजन जो कि हाईली रिएक्टिव है, कोई भी सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहता, तो वो मॉलिक्यूलर स्टेट में आएगा। मतलब क्या है कि एटॉमिक ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट होगी। O2 में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि हमें इसको डबल करना पड़ेगा। जब हम इसको डबल करेंगे तो हर चीज डबल हो जाएगी, क्योंकि इसको बैलेंस करना है इसी रिस्पेक्ट से। तो ये भी टू हो जाएंगे, ये भी टू, एवरीथिंग विल बिकम डबल। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मर्ज करके लिखूं, ये 2Cl2 है, +2H2O है। उसके बाद 2HCl और 2HCl कितने हो गए? 4HCl, और ये हमारा O2। तो ये हमारी सनलाइट की मौजूदगी में इसकी इक्वेशन बनती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है द नॉन मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव व्हेन इट हैज। अच्छा, नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं तो नॉन मेटल का एटॉमिक रेडियाई स्मॉल होना चाहिए। ऑप्शन ए में इन्होंने क्या क्या लार्ज, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा पहले मैं क्लियर कर दूं, हमारे पास एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN जिसको कहते हैं, और एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ये तीनों क्या होनी चाहिए? नॉन मेटल की हाई होनी चाहिए। और ये एक कॉमन ट्रेंड है जो हमें याद होना चाहिए, और एटॉमिक रेडियाई जो है वो लो होना चाहिए। बस अगर हमें ये चीज़ याद है तो फिर हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
तो अगर हम देखें ऑप्शन ए ऑलरेडी गलत हो गया, ऑप्शन बी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये थोड़ा मैच्योर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। डी को भी चेक कर लेते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिस्टमेटिक नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमें सीओ जो है, जो ट्रांजिशन मेटल नजर आ रहा है, उसके साथ तीन नाइट्रो के लिगेंड लगे हुए हैं, तीन अमाइन के लिगेंड लगे हुए हैं, इसका हमने नाम देना है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जिसमें एन आइन और कैटाइन बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम देंगे, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये हमारा जो एक NH3 है, इसको अमाइन ए से शुरू होता है, एनो नाइट्रो एन से शुरू होता है। तो पहले हमारा अमाइन आएगा, और ये तीन का मतलब है ट्राई अमाइन आएगा। तो ट्राई अमाइन के रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी या डी में ट्राई अमाइन है, फिर उसके बाद ट्राई अमाइन, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए ट्राई अमाइन के बाद? ट्राई नाइट्रो। ठीक है। और कोबाल्ट, अच्छा यहाँ तक दोनों नाम ही सेम है, अगर आप गौर से देखें। फर्क क्या है, कोबाल्ट की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ 4 है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर लेते हैं। अमाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, नाइट्रो की क्या होती है -1, और तीन नाइट्रो के -3 हो जाएगी। अब इस -3 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट पे क्या चार्ज लिखना पड़ेगा? ओवरऑल चार्ज हमारा 0 है, तो +3 लिखेंगे। तो इस रिस्पेक्ट से हमारे कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3 है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वुड बी। अच्छा, अगर हमारा एक मेटल का कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ एक, दो, तीन और चार लिगेंड अटैच हैं, तो उस रिस्पेक्ट से हमारी क्या शेप बनेगी? लीनियर नहीं हो सकती, ट्राइगोनल नहीं हो सकती, हेक्सागोनल का मतलब है 6 साइड होनी चाहिए, ये भी नहीं हो सकती। तो स्क्वायर प्लेनर, हाँ ये स्क्वायर प्लेनर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, तो डी आएगा। नेक्स्ट है, द डीप ब्लू पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। अगर हमें KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो, चले मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ। K की +1 होती है, O4 में एक ऑक्सीजन की -2 है, तो टोटल हमारी -8 हो जाएगी। अब अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए Mn पे क्या लिखूं, +7, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन मतलब 0 होगी। तो Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसकी वजह से KMnO4 का कलर पर्पल कलर होता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमें क्लियरली ऑप्शन बी नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिस्क्रिप्शन दैट इज करेक्ट अबाउट मोनोडेंटेड लिगेंड इज दैट इट ऑलवेज। अच्छा, मोनोडेंटेड लिगेंड उसको कहते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बाय डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पहला ऑप्शन है डोनेट अ प्रोटॉन, हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर की, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, इसने डोनेट करना है, ये भी गलत हो जाएगा। फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड, अगर हम इस इंफॉर्मेशन पे गौर करें, तो बेसिकली लीगेंड्स हमेशा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड है, वो बनाते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव वो अमाइनो एसिड होगा जिसमें कोई कायरल सेंटर ना हो। ऑप्शन ए में ये हमारी कायरल सेंटर है, उसका रीजन इसमें ये ग्रुप, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ग्रुप नंबर 3, और फिर ग्रुप नंबर 4, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, वो कायरल कार्बन कहलाता है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाता है। ऑप्शन बी में ये जो कार्बन है, आ, इसके साथ दो सेम हाइड्रोजन अटैच हैं, तो दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं ऑप्शन सी और डी भी चेक करूंगा। अच्छा, ऑप्शन सी में ये जो कार्बन है, इसके साथ एक, दो, तीन और ये चार, चारों ग्रुप डिफरेंट है। ऑप्शन डी में भी इस कार्बन के साथ एक, दो, तीन और चार, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो हमने देखना था कि ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट ना हो, जैसे कि बी में था, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी स्टीरियोमर्स कैन एग्जिस्ट फॉर अ कंपाउंड विथ 3 chiral सेंटर। अच्छा, यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ये है कि 2 पावर n, n हमारा नंबर ऑफ chiral सेंटर है। तो यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो 8 बनता है।
तो इस रिस्पेक्ट से हमारा 8 आंसर होगा। अच्छा, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारा जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में भी, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में भी, कि अगर हमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बता दिए जाए कि वो कितने हैं, तो भी हम ये बता सकते हैं। मतलब अगर उसमें 3 डबल बॉन्ड्स होंगे तो उसके भी 8 आइसोमर्स ही पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स दैट आर नॉन बेंजोएट एंड फॉलो द जनरल फॉर्मूला CnH2n आर क्लासिफाइड एस। अच्छा, ये बेंजीन से जिनका कोई ताल्लुक ना हो, मतलब वो एरोमेटिक्स नहीं होंगे, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, ठीक है, और जिनका फॉर्मूला CnH2n है, तो वो हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं होंगे, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक में फिर वो हेट्रो एटम आता। अब आता है ए साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब होता है नॉन साइक्लिक, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो बी है, एलिसाइक्लिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन टू कायरल सेंटर। यहाँ पर जो भी हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें सब ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिर जाके हमें क्लियर होगा। पहला है 3 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड में हमारे पास 1, 2, 3, 4 कार्बन होंगे। एक कार्बन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। अच्छा, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 पे एक तो हमारा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, और 3 पे ही हमारा OH लगा हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं 2 वाले कार्बन की बात करूं, तो ये 2 वाला कार्बन पे फिर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो सिर्फ थर्ड कार्बन कायरल कार्बन है, बाकी ये कार्बन तो इसमें चारों हाइड्रोजन ही लगे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या, एक मिनट, इसको मैं यूं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसमें सिर्फ एक कायरल है, हमसे क्या पूछा गया है कि एक ऐसा कंपाउंड बताएं जिसमें 2 कायरल सेंटर्स। अच्छा, अब अगर बी ऑप्शन में देखें, 2 अमाइनो, मतलब ये जो अमाइनो ग्रुप है, मैं इसको थर्ड से हटाकर 2 पे ले जाता हूँ। तो अगर मैं इसको थर्ड से हटा के 2 पे ले जाता हूँ, तो ये आ गया हमारा NH2। फिर यहाँ H आ जाएगा। तो अगर आप देखें, तो ये अभी भी कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी एक कायरल कार्बन बन गया, क्योंकि इसके चारों तरफ भी यानी कि एक ये ग्रुप हो गया, एक ये, 2, 3, और ये इतना बड़ा सा ये ग्रुप पूरा का पूरा डिफरेंट हो गया। तो अब हमारे 2 कायरल सेंटर हो गए, तो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन पूरी हो गई, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो पहले हम जरा रिकॉल करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है, जिसका सेम हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन ए में, यहाँ पर हमारा हेलोजन जो है हेलाइट फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर भी सेम है, तो डिफरेंट तो नहीं है। फिर बी में अगर मैं देखता हूँ, बी में हमें ये जो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है वो ईस्टर है, और यहाँ पर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो एक बात याद रखें, एक फंक्शनल ग्रुप को देखते ही हमें इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे ये जो है, ये फंक्शनैलिटी, ये ईस्टर की फंक्शनैलिटी है, जिसमें COO दोनों साइड से एक अल्काइल चेन के साथ अटैच होता है। अच्छा, अब ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो अब इसमें कितने कार्बन है, C3 कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें 3 and 3 6 नजर आ रहे हैं, H6 हैं, और O2 हैं। ये मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। हम इस मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3 कार्बन है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है इसमें, 3 and 2 5, 5 + 1 6, और 2 ही ऑक्सीजन है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन इसने फुलफिल कर ली हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से है कि द CH3COO CH3C3H7 इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, और यहाँ पर हमें डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा, अभी हमने ऊपर देखा ईस्टर में क्या था, COO के एक साइड पे अल्काइल चेन थी, दूसरी साइड पे अल्काइल चेन थी, तो इसका मतलब ये एक ईस्टर है। तो यहाँ पर ईस्टर की नेमिंग में COD आ रहा है ना, ठीक है।
और ईस्टर की नेमिंग में तो हम इसको पहले जो है ओ के बाद का नंबर हमारा आता है, इसको हम क्या कहते हैं, C3 का मतलब है प्रोपाइल, और उसके बाद दो कार्बन है तो एथ का प्रीफिक्स बनेगा। तो हमारे इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स एंड वाई हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C3H6O। ठीक है। बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट डिफरेंशिएट एक्स एंड वाई। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तमाम आइसोमर्स का ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है। तो आया कि फिर ये कैसे एक दूसरे से डिफर करेंगे। तो पहले C3H6O को हम जरा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 कार्बन हो गए। ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पर अगर एक ही ऑक्सीजन मैंने अटैच करना है, तो वो एक ऑक्सीजन में अगर लेट सपोज इस तरह से अटैच करता हूँ, तो यहाँ पर तो फिर इस कार्बन के पास हमारे पास 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। तो बाकी मैंने कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 6, तो 3 हाइड्रोजन मेरे यहाँ आ जाएंगे और 3 हाइड्रोजन मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला जो बनता है ये कीटोन्स का बनता है। अच्छा, अब इस 3 कार्बन वाले कीटोन्स की अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती और ना ही इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा। रीजन ये है कि चेन आइसोमेरिज्म में हम कार्बन की अरेंजमेंट चेंज करते हैं, तो कार्बन की अगर अरेंजमेंट चेंज करूँ तो ये कीटोन नहीं रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेट सपोज मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये CH3 हो जाए, ये CH2 हो जाए, और इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एल्डिहाइड की शक्ल में ला सकता हूँ। जब ये एल्डिहाइड की शक्ल में आएगा तो ये दोनों आइसोमर्स ऐसे बन जाएंगे कि जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन डी हमें करेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन हम जरा ये बाकी के ऑप्शंस को भी क्लियरली देख सकते हैं कि चेन आइसोमरिज्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो तीनों एक साथ ही रहेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें इसमें कायरल कार्बन बनाना होता है, तो कायरल कार्बन की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, आप हाइड्रोजन को जितना मर्जी चेंज कर लें। और पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब यह है कि जो कोई अगर ब्रांच है या कोई अगर फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। तो इतना यानी कि शॉर्ट कार्बन चेन की वजह से इसमें ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सिवाय डी ऑप्शन के कोई और ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर आइसोमर्स दैट शो अ डिफरेंस इन। अच्छा, अगर हम ये ड्रॉ कर सकते हैं आइसोपेंटेन, तो ये हमारा सबसे बेस्ट यही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, फिर हमें आसान हो जाता है क्वेश्चन का आंसर देना। ये हमारा आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन किसे कहते हैं, जिसमें 5 कार्बन होंगे और सेकंड नंबर की कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा। और नियोपेंटेन किसको कहते हैं, उसमें भी 5 कार्बन होंगे लेकिन सेकंड नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए होंगे। ये हमारा जो है नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। जब हम आइसोमरिज्म पढ़ रहे होते हैं तो उसके स्टार्ट में ही ये टॉपिक आता है कि हम किस तरह से आइसोमर्स बना सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में इन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या इनका जनरल फॉर्मूला डिफरेंट है इनका, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो जनरल फॉर्मूला तो डिफरेंट हो नहीं सकता, ना ही इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर में फर्क नजर आ रहा है आपको। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डी भी करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ कार्बन 5 है और दोनों अल्केन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज। अच्छा, पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए नाइट्रोबेंजीन का। यह है हमारा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन में जो फर्स्ट नंबर कार्बन पे जो लगा हुआ है वो नाइट्रो ग्रुप है। और नाइट्रो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच है, ये पार्शली पॉजिटिव है, क्योंकि इसके साथ 2 ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है। तो कोई भी ग्रुप जो नाइट्रोजन जो बेंजीन से अटैच और जो पार्शली पॉजिटिव हो, वो हमेशा मेटा डायरेक्टर होता है। मेटा डायरेक्टर जो पोजीशन होती है वो 3 या 5 होती है, वो नए आने वाले ग्रुप को 3 या 5 पोजीशन पे अटैच करेगा।
तो अब अगर हम इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं, यकीनन क्लोरीनेशन करने के लिए हम क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड दैट इज AlCl3। तो हमारे पास अ, जो प्रोडक्ट मिलेगी हमारे पास, यानी कि मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ऐड होगी। तो अब इस रिस्पेक्ट से जो हमारा आंसर बनता है, अच्छा अब हमारा जो आंसर है इसमें इन्होंने दिया हुआ है ओ क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये गलत हो जाएगा। अच्छा उसके बाद पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, मतलब ये पैरा पोजीशन। एम, एम का मतलब होता है मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग पी सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो पी सिस्टम कॉन्जुगेटेड उस वक्त होता है कि जब हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो। तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है इथीन है, इथीन में मतलब सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है। कम से कम हमें दो डबल बॉन्ड्स चाहिए। प्रोपीन में भी एक ही है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन सी और डी देखें, तो ऑप्शन सी और डी में हमारे पास दो दो डबल बॉन्ड है। सी में वन, यानी कि ये कार्बन नंबर वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री हो गई, ये फोर हो गई। ठीक है। यहाँ पर सी में वन और थ्री ब्यूटाडाइन दिया गया है, तो इसका मतलब है वन नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड नंबर कार्बन पे। और यहाँ आपको नजर आ सकता है टू और थ्री कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। तो जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वहाँ हमारा कॉन्जुगेटिव सिस्टम बनता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं कि ये एक, यहाँ पर ये कार्बन नंबर वन है, ये टू है, ये कॉर्नर जो बना हुआ है थ्री है, ये फोर है और ये फाइव है। अच्छा अब यहाँ पर वन और टू के दरमियान डबल बॉन्ड है और फिर फोर और फाइव के दरमियान, तो यहाँ तकरीबन दो कार्बन्स का गैप आ गया। तो ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नहीं हुए, तो इस वजह से यहाँ कॉन्जुगेशंस नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा अब अगर हमें याद हो कि बेंजीन के अंदर जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, खासतौर पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो पहला स्टेप होता है वो हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। तो पहले हम जरा देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन का मतलब है कि बेंजीन रिंग से H+ आयन का निकलना। तो ये तो जब उस वक्त होता है कि जब बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो। तो ये तो हमारा फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता। जनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, अच्छा ये हमारे फर्स्ट नंबर पे हो सकता है, क्योंकि पहले सबसे पहला काम कैटलिस्ट का स्टार्ट होता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। हाँ जब कैटलिस्ट बनेगा, अच्छा उसके बाद, अच्छा ये एरेनियम आयन के ऊपर फॉर्मेशन होने से पहले हमारा कैटलिस्ट क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर फोर को देखें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। तो ये ऑप्शन मतलब ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन होना चाहिए, ये सीक्वेंस में थर्ड पे। और लास्ट में फिर हमारी एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि टू से स्टार्ट हो तो और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी ही ऐसा ऑप्शन है जो कि टू से स्टार्ट हो रहा है। टू के बाद हमारा क्या आएगा, फोर आएगा, बिल्कुल सही। फिर फोर के बाद हमारा क्या आएगा, थ्री आएगा और फिर वन आएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कंसीडर द गिवन फिजन रिएक्शंस। अच्छा अगर आपको याद हो कि यहाँ पर फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। अच्छा अब अगर आप फिजन आपने पढ़ी होगी दो टाइप्स की, एक होती है हेट्रोलाइटिक और एक होती है होमोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक में आइंस बनते हैं और होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो अगर आप वन और टू को गौर से देखें तो ये हमारा हेट्रोलाइटिक है, क्योंकि इसमें आइंस बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। जबकि ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्री रेडिकल्स को, तो ये हमारी होमोलाइटिक है। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है। अब इसको फर्दर इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन हमें क्या कह रहे हैं। अच्छा इसका ऑप्शन हमें ये कह रहा है कि द रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट हेट्रोलाइटिक फिजन। तो इसका मतलब है जहां ऑप्शन वन एंड टू लिखा होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है? द ऑप्शन दैट करेक्टली डिपिक्ट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड द शेप ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल। डिपिक्ट्स का मतलब होता है शो करना, ठीक है, या रिप्रेजेंट करना। अच्छा, वो कौन सा ऑप्शन है जो हमें पाई बॉन्ड्स और शेप ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल को वो कौन सा ऑप्शन है जो शो कर रहा है? अगर इथीन मॉलिक्यूल का अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो, हमारे पास बहुत कॉमन सा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसकी जो कार्बन होता है वो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और मजे की बात यह है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में हमें एक ही ऑप्शन है जिसमें ट्राइगोनल प्लेनर नजर आ रहा है, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिस सोल्यूशन ऑफ मीथेन गैस इन वाटर रिलीजेस इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन ओवरकम। अच्छा, अब हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मीथेन गैस एक नॉन पोलर गैस है, ठीक है, क्योंकि ये अल्केन है। और ये जब वाटर के साथ अगर मिक्स होगी तो हमारे पास जो है वीक वंडरवॉल फोर्सेस बनेंगी। अच्छा, यहाँ पर हमने तीन यानी कि इसकी पॉसिबिलिटीज दी गई हैं। पहली पॉसिबिलिटी है वंडरवॉल फोर्सेस डिस्पर्जन फोर्सेस इन मीथेन मॉलिक्यूल। हाँ, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो भी होगा वो डिस्पर्जन फोर्सेस ही क्या होंगी, ओवरकम होंगी। तो इसका जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मीथेन मॉलिक्यूल। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब यह है कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं मीथेन का, तो क्या जब मीथेन पानी में डिजोल्व होगी तो क्या इसका ये बॉन्ड टूटेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होता, इवन वो डिजोल्व ही नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ब्रेक नहीं होगी। रीजन ये है कि वाटर की पोलैरिटी अलग है, इसकी पोलैरिटी अलग है, तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कह रहा है बेंजीन शो अ ग्रेटर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू क्रॉसबॉन्डिंग अल्कीन बिकॉज ऑफ इट्स। अच्छा, अगर हमें पता हो कि बेंजीन रिंग में तीन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं और ये तीनों ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स क्या हैं, मतलब डी लोकलाइज्ड हैं, और डी लोकलाइज होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या पाई बॉन्ड्स हैं वो लेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो यही जो हमारी अनअवेलेबिलिटी है वो इसको ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि ये एक क्लाउड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और ये क्लाउड बेसिकली न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। इसकी वजह से भी ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के रिस्पेक्ट से। तो अगर मैं ऑप्शन ए को गौर से देखूं, इन्होंने ये पहले ही लिखा हुआ है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी चेक करेंगे। नॉन पोलर बिहेवियर ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमारा है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद है हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन। ये बहुत वीक, मतलब हेक्सागोनल रिंग के बारे में कहा जाता है कि ये रिंग एक स्टेबल रिंग है, लेकिन ये बहुत वीक रिस्पॉन्स होगा इसके हिसाब से। तो जो मेन मेन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है द ग्रुप दैट रिप्लेस अ हाइड्रोजन एटम इन फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इज। अगर हमें फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन याद है, तो बेसिकली बेंजीन के साथ असाइल क्लोराइड या असाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। लेट सपोज मैं यहाँ क्लोरीन की एग्जांपल ले रहा हूँ, रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3।
तो जो बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वो CH3 C डबल बॉन्ड O से रिप्लेस होता है। ठीक है। तो बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, लेकिन मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बस मैं इसकी करेक्शन करना चाहूंगा कि यहाँ CH3 होना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा जा रहा है कि द एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर्ड ओवर अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन देयर इज crowding within the substrate molecule. This is because from the tertiary planar carbonyl cation द रिमूवल ऑफ। अच्छा, मैं पहले सबसे पहले ये ड्रॉ करूंगा टर्शरी कार्बन प्लेनर कार्बन कार्बोनियम कैटायन क्या होगा। बेसिकली ये हमारा CH3 है। ये एक कार्बन कैटायन से अटैच है जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप या 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको हम कहते हैं टर्शरी प्लेनर कार्बोनियम आयन। अच्छा, अब यहाँ पर उसने ये कहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर्ड। इसका मतलब है सारी कंडीशन जो है वो एलिमिनेशन की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी हाइड्रोजन रिमूव होगी। और हाइड्रोजन कौन सी रिमूव होगी? अगर मैं यहाँ इसको इस कार्बन को आइडेंटिफाई करूँ, ये है अल्फा कार्बन और इसके साथ लगी हुई 3 कार्बन, तीनों की तीनों बीटा कार्बन है और इनके साथ लगे हुए तमाम हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन हैं। तो जब सारी कंडीशन एलिमिनेशन के लिए फेवर्ड हैं तो फिर इसका मतलब है ये बीटा हाइड्रोजन आसानी से रिमूव होगी। किसकी मदद से? बेस की मदद से। ठीक है, क्योंकि बेस का मॉलिक्यूल आता है वो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है। लेकिन इसके लिए एलिमिनेशन रिएक्शन की कंडीशंस को फेवर्ड होना चाहिए। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये बेस इन तीनों में से किसी भी अल्काइल ग्रुप के यानी कि बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव कर सकता है। आसानी से कर सकता है क्योंकि कंडीशन बहुत फेवर्ड है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा 25 का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हैलाइड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, अगर आपको याद हो, फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जब इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा और इसकी वजह से इनकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ पोलैरिटी ज़्यादा होगी वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। और ग्रेजुअली जब हम क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता चला जाता है और इन सारे केसेस में ग्रेजुअली बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 में ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX कैन कन्वर्ट। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है अल्केन इंटू वाटर, एल्डिहाइड इंटू कीटोन्स, ईस्टर इंटू टर्शरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस याद हैं तो हमें या हमारी प्रैक्टिस में है तो अल्केन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि अल्केन हाईली नॉन पोलर है। ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अगर मैं इसको एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाता हूँ, लेट सपोज ये मेरा एल्डिहाइड है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये आर यहाँ जाके अटैक करके इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होने की वजह से अगर ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनेगी। लेकिन हमें एल्डिहाइड से कीटोन नहीं मिलेगा, मतलब ये हाइड्रोलाइज होके हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन ये कीटोन्स में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी में ईस्टर जब रिएक्ट करता है RMgX से तो हमारा टर्शरी अल्कोहल बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में द गिवन कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म व्हेन इट इज ट्रीटेड विद CH3OH। ये हमारा क्या है? मिथेनॉल है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे रिएक्ट करेगा क्योंकि ये हमारा रिएक्शन है SN1 विच इज द वीक न्यूक्लियोफाइल एंड अ सॉल्वेंट। अच्छा, अगर मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ CH3OH से तो हमारा क्या प्रोडक्ट होगा? अच्छा, यहाँ इन्होंने
एक और पार्ट में जो मेन क्वेश्चन पूछा है वो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस रिएक्शन। अच्छा, अगर हमें याद हो तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये अपने लॉन पेयर से बैक ऑफ द ब्रोमीन, यानी कि इस वक्त हमारे पास ये ब्रोमीन बिलो द प्लेन है, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से आके ये इस पे अटैक करेगा। और इसमें जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है वो है Br। Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ये CH3 और ये CH3 चेंज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो गुड लिविंग ग्रुप है वो ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए वो हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए ऑप्शन सी। यहाँ ये थोड़ा ऑप्शन सी नीचे चला गया है, लेकिन आपको यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है ये ऑप्शन सी। उसकी वजह ये, इस ऑप्शन सी में ये CH3 अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, मैंने OH लगा दिया है, OH नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें कहा गया है द गिवन कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ CH3OH विच इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड अ सॉल्वेंट। ये हमें रिएजेंट है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है CH3OH से, मिथेनॉल से। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू दिस रिएक्शन विल बी। अच्छा, अब यहाँ पर ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन का मतलब यह है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा। जब इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप, इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये बेसिकली सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों में मिथाइल ग्रुप अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो सकता है या सी हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन में इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एज अ न्यूक्लियोफाइल मिथेनॉल से क्या चीज़ अटैच होगी। मिथेनॉल बेसिकली इसका जो ऑक्सीजन है ये अटैच होता है डायरेक्ट इस कार्बन पे, और इस ब्रोमीन को ये रिप्लेस करता है। अच्छा, और मिथेनॉल का OCH3 बेसिकली ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। और इसमें से हमारा H रिमूव होता है। तो अगर हम इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या कहा जा रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंसेक्यूटिव अल्कोहल इन द होमोलोगो सीरीज ग्रेजुअली इंक्रीज विद द increasing number of branches, decreasing polarity of OH bond, decreasing van der Waals forces, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, अगर हम वंडरवॉल फोर्सेस या पोलैरिटी को डिक्रीज करेंगे तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट ने डिक्रीज हो जाना है। तो ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही क्लियरली हमें समझ जाना चाहिए कि ये रॉन्ग है। अच्छा, अब इसके बाद है ये ऑप्शन ए को अगर हम देखें और डी को, यहाँ ऑप्शन ए में कहा गया है कि इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रांचेस। अच्छा, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाने का मतलब है कि हम नंबर ऑफ कार्बन को नहीं बढ़ा रहे। और जबकि ऑप्शन डी में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब भी हम कार्बन एटम्स बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट से, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रेफरेंस टू OH बॉन्ड क्लीवेज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि OH का बॉन्ड उसी वक्त ब्रेक डाउन होता है कि जब अल्कोहल जो है वो एसिडिक के तौर पे बिहेव करे। और अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस एसिडिक के तौर पे बिहेव उस वक्त करता है कि जब उसके बैक पे पीछे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हों। सही है, ये एक सिंपल सा हमारा क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रॉन डोनर लगे हुए हों। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे तो वो उल्टा एसिडिटी को कम कर देंगे, ये अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में इन्होंने मिथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की बात की है, तो मैं डायरेक्टली मिथाइल अल्कोहल को कंपेयर करूंगा टर्शियरी अल्कोहल से। इसी से हमें क्लियर हो जाएगा। वो कैसे? वो इस तरीके से कि अगर मैं पहले आपका, ये है हमारा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसमें एक ही बॉन्ड होगा। अच्छा, और ये हमारा है टर्शियरी अल्कोहल।
ठीक है। टर्शरी अल्कोहल में ये तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये तीनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी कम कर देते हैं। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी, जबकि ये तीनों आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। तो ये इलेक्ट्रॉन एक किस्म का एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, या ये डोनेट नहीं करेंगे। तो ये एच जो है, बिकॉज ऑफ एच, इस एच का निकलना आसान है कंपेयर टू दिस। मैं इसके कंपैरिजन पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो हमारे हिसाब से मिथाइल अल्कोहल होगा। फिर उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल में एक CH3 आ जाता है, सेकेंडरी में दो आ जाते हैं और टर्शरी में तीन आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा मिथाइल अल्कोहल होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में व्हेन लुकास रिएजेंट रिएक्ट विद अल्कोहल ZnCl2 एक्ट एज अ। अच्छा, लुकास रिएजेंट में हम जो है HCl से रिएक्ट करवाते हैं और ZnCl2 जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में कैटलिस्ट मौजूद है, यस, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ द गिवन डायोल प्रोड्यूस। अच्छा, ये जो डायोल है, अगर ये एक तो ये ब्रेक हो और फिर इसकी ऑक्सीडेशन हो, ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके हमें क्या देगा, या तो एल्डिहाइड देगा या कीटोन्स देगा। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी अल्कोहल हमें कीटोन्स देता है। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, ये करेक्ट है। जबकि ऑप्शन सी और डी में तो इसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन और ईस्टर भी साथ लगा दिया, जो कि ऐसा नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। द कंसिडर द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एन एरोमेटिक ईस्टर। ये हमारा एरोमेटिक ईस्टर है। व्हेन दिस ईस्टर इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एन हाइड्रस हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब इसका हम HI से रिएक्शन करवा रहे हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी। अच्छा, अगर हमें ईस्टर के रिएक्शंस किए हैं, जो कि मोस्टली हम एक ही रिएक्शन करते हैं, तो उसमें वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो कि HI से ही रिएक्ट करता है। वो कैसे रिएक्ट करता है कि ये इसमें ये जो ऑक्सीजन है, ये अपने लॉन पेयर से इसके साथ बॉन्ड बना के इसको अपने साथ अटैच कर लेता है। तो ये O के साथ हमारा H अटैच हो जाता है, और बाकी I जो है वो हमारे CH3 से अटैच होकर अल्काइल हैलाइड बनाता है। तो अगर हम देखें, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है कि हमारे पास जो हैलाइड है वो हमारा अल्काइल ग्रुप के साथ यानी कि CH3 के साथ अटैच है और HO के साथ अटैच है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है। द रिवर्सिबल रिएक्शन अकर व्हेन द प्रोपेनॉल इज ट्रीटेड विथ इथेनोइक एसिड अंडर द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रिफ्लक्स एट 180। अच्छा, अगर हमें याद हो कि अल्कोहल को जब हम कार्बो ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा ईस्टर होता है और वाटर होता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन की से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा ईस्टर होगा। ईस्टर हमारे पास ऑप्शन ए और बी में नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रोपेनॉल का मतलब है एक, दो, तीन कार्बन एटम जिसके साथ OH अटैच है, और दूसरी तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का HO ग्रुप, मतलब एसिड वाला ग्रुप इस साइड पे कर देता हूँ मैं। उसके बाद ये है इथेनोइक एसिड, तो दो ही कार्बन है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ से हमारा OH ग्रुप रिलीज होगा, यहाँ से H। तो जो बनने वाला हमारा कंपाउंड होगा वो क्या होगा, CH3, CH2, फिर CH2, और यहाँ O आएगा। O के साथ हमारा C डबल बॉन्ड O आएगा और CH3 आएगा। तो अगर हम इसका नाम देखें तो हमारा ये प्रोपाइल ग्रुप जो है वो ईस्टर के साथ लिंक्ड है। तो इसके अंदर प्रोपाइल और बाकी दो कार्बन एथ का प्रीफिक्स बनाते हैं, तो इथानोएट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू फॉर्मलिन कैन कॉज सोर थ्रोट, नोजल कैंसर, स्किन इरिटेशन, आई इन्फ्लेमेशन। वैसे अगर देखा जाए ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जब इसने लॉन्ग टर्म की बात की है तो इसका मतलब है कि नोजल कैंसर, कैंसर क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ही कैंसर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा, वैसे इसका जो फॉर्मलिन के एक्सपोजर से ये सारे इफेक्ट होते हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो कैंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट एक्स फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इन गिवन केमिकल रिएक्शन इज। अच्छा, ये देखें, ये हमारा कीटोन्स है और ये हमारा रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन साइनाइड से। तो क्या होगा, तो जितने भी हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शन हैं उसमें हमारे पास हमें पता होता है कि कार्बन हमारी पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन हमारी पार्शियल नेगेटिव है। और इन रिएक्शंस की एक खास बात ये होती है कि नेगेटिव पार्ट हमेशा कार्बन पे अटैच होता है और पॉजिटिव पार्ट सिर्फ ऑक्सीजन पे। तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो H हमारा पॉजिटिव पार्ट है और CN हमारा नेगेटिव पार्ट है, तो CN ने जाके इस कार्बन पे लगना है और O के साथ जाके इस H ने लगना है। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारी प्रोडक्ट बनती है, मैं पहले यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ X को, ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा कार्बन हो गया। इधर CH3 वैसे रहेगा, नीचे आ जाएगा हमारा CN, ऊपर आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा बल्कि OH। तो अब हमने ढूंढना है कि कहाँ हमारे पास किस ऑप्शन में ये ऐसा कुछ है कि दो CH3 हो, ये दो CH3 आ गए, और एक OH हो और एक CN हो, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसकी अरेंजमेंट, इन ग्रुप्स की अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37, द व्हेन द गिवन कंपाउंड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड इट फॉर्म्स एन अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड वाई। अच्छा, अगर हमें याद हो, ये हमारा एक इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, और एक हमारा है अल्कोहलिक। तो ये एक एल्डोल है जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप है, उसको एल्डोल कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम इसको हीट करते हैं एल्डोल को, तो अगर ये जो OH और H यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। तो हमारा जो कुछ प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3, C डबल बॉन्ड C, नीचे हमारा H वैसे ही लगा हुआ है, ये H हमारा वैसे ही लगा हुआ है, और ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसमें कोई चेंज नहीं आया। चलिए इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इसमें ये एल्डिहाइड नहीं कीटोनिक ग्रुप है। ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो अल्कोहल में इसमें इन्होंने चेंज कर दिया और कार्बन चेन भी बढ़ा दिए। हाँ, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन सी, जो कि ये ऑप्शन सी है, इसको गौर से देखें तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है MCQs नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द गिवन जर्नल रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये दो कार्बोनाइल कंपाउंड बेसिकली कीटोन्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, पहले हमारे पास ये टोटल मॉलिक्यूल में अगर देखें कि दो R लगे हुए हैं, दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक R है, एक R के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट है ये इसमें दोनों कंबाइन हो गए हैं। तो अगर हमें कुछ याद हो कि कार्बोनल कंपाउंड्स जब उनको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और वो कंडेंस हो जाएं, तो इस टाइप के रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और ये मोस्टली एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन कब होता है, कि जब हमारा कीटोन हो, तो ऑलरेडी ये कीटोन है, ठीक है, और एल्डिहाइड भी वो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ऑलरेडी जब ये कीटोन है और तो इसके अंदर हमारे पास सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो बाय डेफिनेशन ये एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है 39 में, कि विच क्लास ऑफ अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एल्डिहाइड और कीटोन इज हाइड्रोलाइज्ड आफ्टर रिएक्टिंग विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, अगर हम एल्डिहाइड जो कि है CH3, C डबल बॉन्ड OH, या कीटोन, ठीक है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ,
तो हाइड अब आप ये देख सकते हैं कि एल्डिहाइड के केस में ऑलरेडी इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद होता है पहले से। तो अब अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड होंगे और फर्दर, तो यहाँ एक ये OH हो जाएगा, मतलब ये जो O है ये OH हो जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक ये आ जाएगा। अब ये जो अल्कोहल है जिसमें H ऐड हुआ है, तो ये जो अल्कोहल बनेगा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो यानी कि जब भी हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। लेकिन जब हम रिडक्शन करते हैं कीटोन्स की, तो क्या होगा? हमने यहाँ कार्बन चेन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होता ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में। बस हमने या तो हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं, ये हो जाएगा CH OH। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी और एक हाइड्रोजन, एक सिंपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है एक किस्म का। लेकिन मैं इसको हाइड्रोजनेशन नहीं कहूंगा, इसको रिडक्शन कहूंगा। मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ये रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप इस अल्कोहल को देखें तो हमारे पास कीटोन देता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमेशा से है कि हमारा एल्डिहाइड हमेशा हमें प्राइमरी अल्कोहल देगा, और कीटोन हमें हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? इन द गिवन रिएक्शन एक्स इज आइडेंटिफाइड एज। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम एक्स को देखें और इन रिएजेंट्स को देखें, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा। ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं। और ये हमारा एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि इस रिडक्शन से हमें मिल क्या रहा है। इस रिडक्शन से हमें अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है। और कौन सी अल्कोहल मिल रही है? हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने डिस्कस किया कि सेकेंडरी अल्कोहल हमें कीटोन से मिलती है। तो हम अगर ऑप्शंस देखें, तो ऑप्शन ए में तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, ऑप्शन बी में हमें ईस्टर दिया गया है। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को हम रिड्यूस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। जबकि हमें सोडियम बोरोहाइड्रेट, जो कि एक मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो दिया गया है। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की रिडक्शन नहीं करेगा। अगर हम ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में ये हमारा कीटोन है और ये हमारा एल्डिहाइड है। अभी हमने देखा कि एल्डिहाइड हमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल देगा, जबकि हमें सेकेंड डिग्री अल्कोहल चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। द प्रोडक्ट वाई इज इन द गिवन रिएक्शन वुड बी। अगर हम देखें, हमारा जो रिएक्टेंट है जो वो है असाइल क्लोराइड। और ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। तो वाटर के जो हमारे ब्रेक डाउन होगा वो आयनाइज होके H+ आयन और OH नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन होगा। तो बेसिकली ये जो क्लोरीन है, ये H के साथ अटैच होगा और OH जाके यहाँ पर इसके साथ लगेगा, क्योंकि OH ही इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जाके अटैक करता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो हमें, मतलब अगर मैं इस क्लोरीन को OH से रिप्लेस कर दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज। अच्छा, अब अगर हमारे पास हमने वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है जो डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें ऑप्शन ए में, ये हमारा टॉलन रिएजेंट दिया गया। टॉलन रिएजेंट भी प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता। उसके बाद एसिडिफाइड वाटर तो है, ये तो हाइड्रोलिसिस के लिए यूज होगा, और ये इसका कोई रिएक्शन होगा भी नहीं अल्कोहल के साथ। ये सिर्फ इसको आयनाइज करेगा। हाँ, अगर हम देखें H2CrO4, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 42 का जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव आर पॉसिबल एक्सेप्ट। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ पर क्लियरली कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ए में तो खुद ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है। हाँ, ये अमाइड बनाएगा अमोनिया से जब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन इन्होंने बात की है कि जो पॉसिबल ना हो। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन बी में ये हमारा दिया गया है अमाइड, क्योंकि इसमें ये नाइट्रोजन का कंपाउंड कार्बोनल कार्बन से, और ये HCl से रिएक्ट करके
द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव जिसको असाइल क्लोराइड बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो हमारा अमाइड है ये लीस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। तो ये हमारा डायरेक्टली आसानी से कभी भी मोस्ट रिएक्टिव कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के डेरिवेटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी पार्ट में अगर हम देखें कि एसाइल क्लोराइड अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, ईस्टर बना रहा है, ये पॉसिबल होता है। और एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि एक और बहुत रिएक्टिव हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये भी अल्कोहल से रिएक्ट करके ईस्टर बना रहे हैं और कार्बो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, मतलब ए सी और डी की पॉसिबिलिटी है और डी की नहीं है। तो इस लिहाज से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। द फॉर्मिक एसिड एंड इथेनॉल बोथ हैव नियरली आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट बट फॉर्मिक एसिड हैज अ highest boiling point. This is because formic acid exist in solid state at room temperature, exist in liquid state at room temperature। अच्छा, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड स्टेट में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेट वंडरवॉल फोर्सेस की बात आती है। तो ऑप्शन सी देखते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का भी इसमें हमारे पास इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, मेन रिलेशन वंडरवॉल फोर्सेस का होता है। ऑप्शन डी देखते हैं, द मॉलिक्यूल फॉर्म आर डाइमर इन द बोथ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। हाँ, ये प्रॉपर्टी डाइमर का मतलब ये होता है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का, खास तौर पे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में दो दो मॉलिक्यूल का एक पेयर बन के जुड़ जाते हैं। और जिसकी वजह से जो फॉर्मिक एसिड है वो थोड़ा सा हमें उसका एक तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और वो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड इन सोप मेकिंग एक्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सोप बनाने के लिए जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं वो सब के सब लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिनको हम फैटी एसिड कहते हैं। इन सब में जो ये वेलेरिक एसिड दिया गया है, इसमें जो मैक्सिमम कार्बन की जो चेन है वो 5 कार्बन की है। ठीक है। तो एटलीस्ट हमें, मैं ये समझता हूँ जो बुक भी हमें इंफॉर्मेशन देती है, तो एटलीस्ट हमें 10 कार्बन या बल्कि 12 कार्बन और मोर देन 12 कार्बन की चेन चाहिए होती है सोप बनाने के लिए। तो इस लिहाज से हमसे इन्होंने एक्सेप्शन की बात की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन इज, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट दी गई है ये हमें दिया गया है अमाइड। और अमाइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन ऐड करवाएगा, बल्कि यहाँ से ये ऑक्सीजन भी रिमूव करवाएगा, ये दोनों काम करेगा। तो बेसिकली ये अमाइंस में कन्वर्ट होना चाहिए और नंबर ऑफ कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए में ये अल्कोहल अभी रह गया है, वो ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो ऑप्शन बी में ये आर सी और एन वैसे ही हैं चेन के। और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है और हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या कहा जा रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइज एक्सेप्ट दैट दे आर यूज्ड इन लेजर स्कैनिंग। वैसे तो ऑप्शन ए ही सही समझ में आ रहा है, क्योंकि लेजर स्कैनिंग में हमें डाइज की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सिर्फ लेजर्स के जरिए से स्कैनिंग होती है। अगर आगे भी पढ़ लेते हैं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिल्कुल जरूरत होती है। फूड प्रोसेसिंग में हम फूड के अंदर कलर कंपोनेंट ऐड करते हैं, बायोलॉजिकल स्टेनिंग ये भी होता है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एग्जाम्प्लिफाइज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर हमें याद हो कि मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल को कहते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, ये तो प्रोटीन ऑलरेडी लार्ज मॉलिक्यूल की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो तो स्मॉल में जाता है, तो ये तो अपोजिट बात हो गई। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी क्या है, लार्ज पेट्रोकेमिकल्स स्मॉल पेट्रोकेमिकल्स में चेंज होते हैं। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा, अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको दे देता हूँ साथ में। रिफॉर्मिंग में सिर्फ और सिर्फ
लॉन्ग स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रांच में चेंज होते हैं, तो इसमें कोई ब्रेकिंग या कोई साइज बड़ा नहीं होता। हाँ, अगर हम डी ऑप्शन में देखें, कंडेंसेशन ऑफ प्रोटीन, कंडेंसेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 49। 49 क्या कहता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट एक्सेप्ट। अच्छा, अगर हम बात करें नायलॉन, इसके अंदर ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। प्रोटीन, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। पॉलिएस्टर, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। पॉलीस्टाइरीन एक एडिशनल पॉलीमर है, जो कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो एडिशनल पॉलीमर में कभी भी हमें बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, द पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, पीवीसी जो है एडिशनल पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है। ऑलरेडी हमने बात कर ली, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और ऑप्शन फिर सी करेक्ट होगा। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया 50 एमसीक्यूज का। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।